खमागणी। सबसे पहले तो शेखावटी की इस पावन मिट्टी को, वीरों की भूमि को मैं नमन करता हूं। इस भूमि का जो योगदान है इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप किसी भी घर में, किसी भी गांव में चले जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए, वहाँ पे आपको भारतीय फौज, भारतीय सेना का यूनिफॉर्म टंगा मिलेगा। ये इस भूमि की कमाल है, ये इस भूमि की मिट्टी का कमाल है, योगदान है। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरे पढ़ाई लिखाई का सिलसिला भी राजस्थान की मिट्टी से हुआ। यहीं पढ़कर मैं आगे बढ़ा जीवन में, और वो प्यार, वो प्रेम इस मिट्टी से इतना रहा कि मुझे लगा जब शिक्षा के काम करना है तो राजस्थान में बड़ा काम करना है। और बड़ा काम करने के लिए आपको चाहिए ताकत, आपको चाहिए मेहनत, आपको चाहिए कमिटमेंट, डेडिकेशन, सामर्थ्य। और मैं इतना खुश हूं कि हम गूढ़ा ग्रुप के साथ जुड़े, जो हमारे बेनीवाल जी हैं, अग्रवाल जी हैं, और पूरी टीम, जो उन्होंने महज 60 दिन के अंदर कर दिखाया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुंबई में भी नामुमकिन है। कमाल कर दिया आप लोगों ने। एजुकेशन क्यों जरूरी है, और मेरा एजुकेशन के साथ में जो रिश्ता है वो कैसे कायम हुआ, मैं यहां आज क्यों हूं, मैं आई स्कॉलर के साथ क्यों जुड़ा, ये जर्नी मैंने क्यों ली, इसको मेरा मिशन क्यों बनाया, कई सवाल हैं। कई साल पहले मैं वृंदावन गया था। वृंदावन जानते हैं? मथुरा वृंदावन नाम सुना है आप लोगों ने? कृष्ण भूमि जहां है, बांके बिहारी जी के मंदिर गया था। बांके बिहारी जी के मंदिर गया था मैं, बेनीवाल जी, और वहां पे 56 भोग की पूजा की। तब तक तो हमें ऐसे लगता था कि 56 भोग सिर्फ मिठाई वाले का नाम है, क्योंकि जहां दुकान देखते थे 56 भोग तो लगता था भी मिठाई वाले का नाम है। बाद में पता चला वहां वृंदावन जाकर ये तो लल्ला का, कृष्ण भगवान का बहुत चहिता भोग है। तो हमने पूजा की तो अब फिल्म स्टार को देखकर जैसे अक्सर हो जाते हैं, तो पंडित लोग कहने लग गए हमको कि लल्ला बहुत खुश है, बहुत भव्य पूजा हुई है, मांगिए जो मांगना है विवेक जी। जैसे कि लल्ला ने उनको मोबाइल पे फोन करके बोला हो कि हम बहुत खुश हैं, पर हम भी मान गए। अच्छा, जब कहने लगे कि क्या मांगना है मांगिए, तो इंसान है, इंसान की फितरत में थोड़ा सा लोभ तो होता ही है। तो आदमी सोचने लगे भाई क्या मांगूं, और धन मांगूं, एक और फिल्म मांगूं, और शोहरत मांगूं, और क्या मांगूं। हम सोच ही रहे थे, और इतने समय में सामने जो किवाड़ था लल्ला का, भोग लगते ही वो किवाड़ खुला, और जो ऊर्जा, जो तेज कृष्ण भगवान की ओर से हमने देखा, आंखों में आंसू आने लगे, मन चुप हो गया, और अंदर से, हृदय से एक ही आवाज निकली, तू और कितना मांगेगा, इतना दिया है तुझे। और वहीं नतमस्तक होके, आंखों में आंसू लेकर मैंने लल्ला के सामने सर झुकाया, और मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना दिया, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत सब दिया। अब कुछ देना है तो मुझे सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि सेवा जो है उसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता। आप कितने भी बड़े अरबपति हो, अगर आपका राजस्थान के हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया तो साइकिल चलाने वाला जो आपकी मदद कर सकता है ना उस समय, वो आपकी मदद कर सकता है, और आप अरबपति होने के बाद भी उस साइकिल वाले की मदद की जरूरतगार हो। सही कह रहा हूं मैं? दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक जिनको मदद की जरूरत है और अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है उसका, और दूसरा जो उस समय मदद कर सकते हैं। जीवन में जब भी हमें लगता है
कि ईश्वर ने हमें मदद करने वाले क्षमता के लोगों के ब्रैकेट में डाला हो, हमें नतमस्तक होकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने मुझे इतना दिया। सही कह रहा हूं मैं? तो हमने ये कहा, हम बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले, जैसे अक्सर होता है बाउंसर चलते हैं, गाड़ियां लगती हैं, तो मंदिर के बाहर गाड़ियां लगी हुई थी, बाउंसर आ गए, सब सिक्योरिटी आ गई, भीड़ हल्ला सब चल रहा है। और उसी के बीच में एक फिरंगी बाबू, धोती पहने, कुर्ता पहने, है फिरंगी चेहरे से, और आए, और शिखा भी है उनकी, और हमारे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि विवेक भैया आपकी मदद चाहिए। आप अचंभे में, क्योंकि एक तो फिरंगी, ऊपर से रूपरेखा ऐसी, और हम अभी अंदर क्या बोल के आए हैं कि सेवा का मौका दीजिए। हम बाहर जा रहे हैं, लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, और उसके बीचों बीच ऐसे आके हमें कहने लगे कि विवेक भैया हमें मदद कीजिए, आपकी मदद की जरूरत है। तो दिमाग में वो बात तो चली कि भाई अंदर अभी हमने क्या मांगा, अब कृष्ण भगवान ने फटाफट हाइपर स्पीड पे भेज दिया सेवा का मौका। तो हमने कहा बताइए। तो हमने, जो टिपिकल होता है, हर पैसे वाले का थोड़ा अहंकार तो होता ही है, तो हमने जेब में बटुआ के लिए हाथ डाला कि पैसे निकाल के वो दे देंगे इनको। और सामने वाले ने क्या कहा, भैया आपकी मदद की जरूरत है, आपके पैसों की नहीं। अब हम और अचंभे में, ऐसा कौन बोलता है? तो हमने बताइए क्या हो सकता है? तो बोला अगर आज रात आपने मेरी मदद नहीं की तो आप समझ लीजिए 33 बच्चियां जिंदगी भर के लिए अपने जीवन को खो देंगी, आप समझ लीजिए। तो हम भी अचंभे में कि ये क्या बात हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। उनने कहा कि यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ ही किलोमीटर दूर इन बच्चियों को शोषित करके उनके घरों से गलत तरीके से उठाकर यहां व्यापार में लगाने के लिए, बंधुआ लेबर में लगाने के लिए बंद करके रखा हुआ है। हमें लगा यार ये तो फिल्मों में भी नहीं होता, असल जिंदगी में कैसे होगा ये? तुमने कहा आप चलिए, यहां से 15 मिनट की दूरी पे। अच्छा, सिक्योरिटी वाले सारे टेंशन में, बोले नहीं वो तो बहुत पुराना इलाका है, वहां तो गली बहुत सक्रिय है, गाड़ी भी नहीं जाएगी। लेकिन अंदर क्या मांगा था? सेवा का मौका। तो हमने क्या किया, अब रिक्शे में बैठ गए भैया। अब सिक्योरिटी वाले भी लटक लटक के बेचारे रिक्शे में चल रहे हैं हमारे साथ। जैसे तैसे पहुंचे अंदर गांव के, शहर के। वहां देखा तो इस स्टेज से आधा भी नहीं, 1/3 गरम टीन के दीवार, टीन का छपड़ा, और हवा आने जाने का सिर्फ एक ही तरीका, रोशनी या हवा। टीन के अंदर जो छेद होते हैं ना, बस उसी छेदों से रोशनी आ रही है, हवा आ रही है बस। और अंदर जानवरों को भी हम ऐसा नहीं रखते। 33 मासूम बच्चियां, सबसे बड़ी 13 साल की और सबसे छोटी महज 5 साल की। आप सोचिए, वहां से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, हमने उन बच्चियों को वहां से रेस्क्यू किया, बचाया, उनका देख रेख की, कुछ को उनके परिवारों से वापस मिलाया, उनके घर तक वापस पहुंचाया। बट कुछ ऐसी बच्चियां थी जिनके पास वापस जाने का कोई साधन नहीं था, कोई तरीका नहीं था, ना वो जानती थी कि हम कहां से आए हैं, हमारा गांव कौन सा है, हमारा घर कौन सा है। इतनी छोटी थी बेचारी, जब उन्हें अगवा किया गया कि उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आया। प्रशासन से भी बहुत मदद ली, लेकिन 17-18 ऐसी बच्चियां थी जिनका हम कुछ नहीं कर पाए। तो तब, क्योंकि हम ऐसे तो हार नहीं सकते, कुछ तो करना है, जिम्मेदारी ली है। तो भैया कहा है उन्होंने, बच्चियों ने, तो भाई की तो जिम्मेदारी होती है, संरक्षण करना होती है कि नहीं। तो हमने वहां पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था देवी। देवी का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव, देवी। क्योंकि इन बच्चियों को इस तरह से लोग ना करें, कभी दोबारा ऐसा ना हो इनके साथ में, इसीलिए हमने कहा है कि ये देवी स्वरूप हैं, इन बच्चियों को हमें देवियों की तरह मानना चाहिए। तो एक पहल रखी हमने, और वो पहल 2008 में शुरू हुई। आपने 2006 में शुरू की, हमने 2008 में शुरू की। वो पहल रखने के बाद आज ऊपर वाले की कृपा है,
भवानी की कृपा है, शक्ति की कृपा है कि 15,000 बच्चों को हमने फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, पालन पोषण करके कुपोषण से निकाल के उनका सशक्तिकरण किया। और सशक्तिकरण करने का कौन सा तरीका था? महज एक। बताइए बेनीवाल जी, क्या तरीका था? एजुकेशन। बस एजुकेशन हो गया तो बच्चे सशक्त हो गए। जहां गांव गांव में आज भी यहाँ इतनी सारी माएँ बैठी हैं, हमारी इतनी सारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि मेरी जो सक्सेस है उसमें सिर्फ हम शब्दों में बोल देते हैं माता पिता का आशीर्वाद, लेकिन जो माता का श्रम है, जो मेहनत है, जो चिंता है, वो अमूल्य है। पिता को उतनी चिंता नहीं होती है कि कल बेटे का एग्जाम है, कैसे करेगा, क्या करेगा। सुबह सुबह जो माता उठ के उसके लिए नाश्ते का डब्बा तैयार करेगी, जो उसे टीका लगाएगी, आशीर्वाद देगी, सही से स्कूल भेजेगी, उसका एग्जाम, जितनी चिंता बच्चे को नहीं होती उससे डबल चिंता माता को होती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? रात को बेचारा बच्चा 2 बजे 3 बजे रात को तैयारी के लिए पढ़ रहा हो तो इतने चुप से एक हाथ आ जाएगा माँ का, गर्मा गर्म दूध का गिलास आ जाएगा, उसके बगल में रख के हाथ सर पे फेर देगी और बोलती बेटा पढ़ते रहे। सच है कि नहीं? तो माओ का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज्यादा है। इन लड़कियों को जब हमने सशक्तिकरण के लिए एजुकेशन की ताकत दी, तो जिस घर में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ गांव हैं ऐसे आज भी जहां पे अगर घर में एक रोटी है तो मर्द खाएंगे। जिन गांवों से हमने उन बच्चियों को रेस्क्यू किया, उन गांवों में तो ये प्रथा चलती थी बेनीवाल जी। राजस्थान तो बहुत आगे है, बट बहुत पिछड़े इलाके हैं हिंदुस्तान में जहां पे आज भी बिटिया से ये अपेक्षा की जाती है कि घर पे अगर खाना कम है तो पानी पी ले, पेट में चुन्नी बांध ले टाइट कस के और सो जा बेटा, जो दर्द होगा बर्दाश्त कर ले, क्योंकि खाना तो मर्दों को दिया जाएगा पहले, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर हैं, वो जाते हैं, उनके श्रम से घर में पैसा आता है। ये सोच, ये विचार। हालांकि औरतें भी मेहनत करती हैं, वो भी पत्थर तोड़ के पैसे कमा के लेके आती है। बंधुआ लेबर जो रहती हैं, मतलब कितने सारे दिहाड़ी लेबर जो काम करती हैं। महज 5-7 साल में जैसे ही हमारी पहली बच्चियां 12वीं के बाद आपके वोकेशनल ट्रेनिंग करके छोटे छोटे जॉब करने लग गए, और जितना मर्द नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा हमारी बच्चियां आज कमाती हैं। 14 गांव हैं जिसमें आज हमारी बच्चियों का सर ऊंचा चलता है ज्यादा, और माँ बाप भी आज उस बात को मानते हैं कि ये जो है हमारी बच्ची, जो है हमारी जो बेटी है, ये नाम रोशन करिए। तो ये एजुकेशन का पावर है। और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मुझे जब लगा कि हम एक गांव में तो कर लिए, दूसरे गांव तक पहुंच गए, तीसरे गांव तक पहुंच गए, लेकिन इसको पूरे भारत में कैसे फैलाएं। आज मैंने जब एजुकेशन कंप्लीट की मुंबई में, राजस्थान कंप्लीट की स्कूलिंग, फिर कॉलेज किया मुंबई में, और वहां से चला गया न्यूयॉर्क पढ़ने। साधन थे, पहुंच गया। पर हम भी जानते हैं गुड़ा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच भी नहीं सकते कि हम यूएस जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन आज हमने क्या अचीव कर लिया I-30 के साथ? आज जो झंडा हमने गाड़ा है कि यहीं गुड़ा की मिट्टी में आपके पास MIT आया है, लोग समझ नहीं रही हैं इसकी वैल्यू। बहुत बड़ी बात है ये। कई सारे IIT है, IIT का अपना दर्जा है, लेकिन विश्व में एक ही MIT है, और आज MIT का प्रोफेसर यहां गुड़ा की मिट्टी में आपसे बात कर रहे हैं। जब आप GIS के कैंपस में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो लोग 10 लाखों रुपए देकर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, और जो सुविधाएं उन बच्चों को प्राप्त होती हैं GPS, GIS, गुड़ा एजुकेशन हब में, उस लेवल की सुविधाएं हैं। एक 3D प्रिंटर जो बहुत मुश्किल है बड़े से बड़े स्कूल में मिलना, आज हमारे यहाँ गुड़ा के बच्चे आप लोगों के विजन की वजह से, हमारे सहयोग की वजह से आज वो 3D प्रिंटर पे काम कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूंगा
मुझे बहुत गर्व होता है ये कहकर कि अब गूढ़ा एजुकेशन हब के बच्चे, जीपीएस जीआईएस के बच्चे, इस स्कूल का कंपटीशन अब कोटा, जयपुर, दिल्ली नहीं है। अब इन स्कूलों का कंपटीशन सीधा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लंदन है। यहां पहुंच गए हम। भारत हमेशा से विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु है और आगे भी विश्वगुरु रहेगा। 200-250 साल पहले जब अंग्रेज आए थे तो मकौले के, अगर आप चिट्ठी देख लो जो उन्होंने लिखकर भेजी थी क्वीन को, इंग्लैंड की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भारत का गुरुकुल सिस्टम है, ये इतना महान सिस्टम है यहां विद्या देने की, और यहां पे एजुकेशन की इतनी जबरदस्त औदा इतना बड़ा है इधर का, कि जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इन पर हावी नहीं होंगे और हम इन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि हम सुपीरियर हैं, कि हमारी गोरी चमड़ी है तो हम सुपीरियर हैं, हम आपके मालिक बन गए, हमारा जो बुद्धि है आपसे ज्यादा आगे है, तब तक ये हमें हमारे पैर के नीचे आएंगे नहीं। लिखित में उनकी चिट्ठी है मकौले की, लॉर्ड मकौले की, जो यहाँ के वाइसरॉय हुआ करते थे हिंदुस्तान के। तो पूरी कोशिश की उन्होंने ये कन्विंस करने के लिए, और कई जनरेशन ऐसे निकल गए जिन्हें लगा कि भाई गोरा साहब है और अच्छा जानता होगा, गोरे लोगों को ज्यादा पता है, हमें कम पता है। आज देखिए क्या हुआ है, पासा पलट गया है। आज भारत में लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि 2-3 हजार साल पहले कैलकुलेट कर चुके, चाहे वो ग्रेविटी की बातें हों, चाहे वो अलजेब्रा की बातें हों, इसी भूमि से। अब वो हरीश जी क्या कह रहे थे कि आपके पिताजी का नाम विद्या से शुरू होता है, और कह रहे थे कि आपने सभी बच्चों का नाम एस से शुरू किया, एस फॉर सक्सेस, लेकिन मैं कहूंगा एस फॉर सरस्वती। इसीलिए आपको विद्या के लाइन में, इसलिए आप आए हो इसे पूछा करने के लिए। आज मजा आता है सुन के कि वही गोरे जो कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसे करो, ब्लडी इंडियन बोलते थे, आज आप विदेश चले जाइए, आप नायर साहब आए उनसे पूछ लीजिए, अमेरिका के बच्चे जो हैं, यूके के बच्चे जो हैं, वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं अभी कि भारतीय बहुत सारे आगे हैं हमारे विदेशी यूनिवर्सिटी में और हम इनसे compete नहीं कर पाते, 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर ये ले जाते हैं, पीछे हम पड़ जाते हैं। तो हमारे बच्चों में वो क्षमता है, हमारे माँ बाप में, जो हमारा समाज है उनमें वो कमिटमेंट है, लगन है। अमेरिका में आज क्या होता है, 15-16 साल का बच्चा हाई स्कूल करके खत्म कर ले अपना, तो कॉलेज जाने की जब सोचता है तो माँ बाप बोलते हैं खुद कमा ले बेटा, हम तेरे कॉलेज का पैसा नहीं भरेंगे, खुद जा कमा, खुद मेहनत कर, जॉब कर, फिर कॉलेज की सोच। सच बात है ये। और यहां माँ बाप 2 रोटी कम खाएंगे, 4 घंटे ज्यादा काम करेंगे, अपने जेवर, अपनी जमीन लगा देंगे ताकि बच्चों की एजुकेशन में कोई कमी ना हो। ये फर्क है नजरिए का, ये फर्क है अंदाज का। तो आज कम पैसों में, मैं आज नायर साहब से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि जो हमने यहां पे इतना आलीशान गूढ़ा में MIT का प्रैक्टिकल लैब लगाया है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का, रोबोटिक्स का लैब लगाया है, और कितनी कमाल की चीजें मैंने देखी जो बच्चों ने बनाई हैं, यहां गूढ़ा के बच्चों ने। हेलीकॉप्टर पकड़ के उड़ाया हमने, आज जो यहां के बच्चों ने उड़ाया। बेनीवाल जी बोल रहे अगली बार आपको बिठा के उसी में भेजेंगे। और अपने बच्चों ने बनाया। मैं दंग रह गया कि इतने कम समय में लैब तैयार हुआ और इतने कम समय में बन भी गया, और इतना जबरदस्त बन गया, इंटरनेशनल स्टाइल, इंटरनेशनल क्वालिटी का बन गया। पर कमाल की बात क्या है, जो आज जिस प्राइस पॉइंट पे ये लेबोरेटरी बन रही है, जिस प्राइस पॉइंट पे ये कोर्सेज हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, आप यूएस चले जाइए, यूके चले जाइए, 20 से 100 गुना, 20 to 100 टाइम्स की कॉस्टिंग है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशन को धंधे की तरह नहीं करते। हमारे लिए एजुकेशन का मतलब यह है कि पहले सरस्वती, उसके बाद लक्ष्मी। सरस्वती प्रधान है, और इसीलिए हम कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस पे हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को पहुंचा सकते हैं। तो मेरा मन है, मेरा सपना है ये। बेनीवाल जी ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि हमारे यहाँ गूड़ा की मिट्टी से, शेखावटी की भूमि से एक ऑल इंडिया रैंकर निकाल के आएगा, कोई एक बच्चा। और जो लेके आएगा, मैं आज सभी के सामने, ये कैमरास के सामने कमिटमेंट देता हूं, जिसने सिंगल नंबर की रैंकिंग निकाली 1 to 9, उस बच्चे की आगे की जितनी एजुकेशन हो, चाहे वो जो कॉलेज उंगली रख दे बस कि मुझे यहां पढ़ना है भैया, वो सारी एजुकेशन की कॉस्ट I30 की तरफ से फ्री, पूरी स्कॉलरशिप। और तो और, क्योंकि उसके संघर्ष में, उसकी मेहनत में, उसके माँ बाप की मेहनत का रंग है, उसे उसके परिवार के साथ, उसके माँ बाप के साथ फॉरेन टूर पे मैं लेके जाऊंगा। सही है? अब मोटिवेशन है? नंबर लाओगे, रैंक लाओगे? बस, तो अब यही कहना चाहूंगा कि अगली बार मैं गुड़ा आऊं, और मैं आता रहूंगा। हाँ, नीम का थाना तो आना ही पड़ेगा भैया। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मॉडल तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर आप सब माँ बाप से यही मैं विनती करूँगा कि मिन्नत यही है मेरी कि इसी तरह, इसी प्यार, इसी कमिटमेंट के साथ में आप बच्चों को प्रेरित करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। तनाव मत दीजिए, प्रेशर मत डालिए। प्रोत्साहन ज़रूरी है, तनाव नहीं। उनको, उनका उत्साह बरकरार रखना है, उन्हें ताने नहीं मारना है। डांट कम, प्यार ज्यादा, खासकर माओं के लिए। डांट कम, प्यार ज्यादा। बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। मेरा ये सपना है कि ये बहुत सक्सेसफुल हो I30 गूड़ा एजुकेशन हब हमारा, और यहाँ से सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बड़े बड़े नाम यहाँ से जुड़े। और हमारे बच्चे आज, जैसे हम बहुत गर्व से कहते हैं कि भाई गूगल का CEO इंडियन है, या ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, बड़े बड़े पदवी पे पहुंचे हैं लोग, हम यही चाहते हैं कि गूड़ा का नाम रोशन करें। इसीलिए वहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ लिखा है तपोस्थली। ये तप सिर्फ बच्चों का नहीं है, पूरे परिवार का है, हर टीचर का है, हर एजुकेशनिस्ट का है, हम सब का तप है। और इसका तप का फल हमारे बच्चों को मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपने शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की